बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में आप लोग को वेलकम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 23, 24 एंड 25, यानी 3 लेक्चर्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके ये बता देती हूँ कि लेक्चर नंबर जो 23 है, जहाँ से आपका एनुअल टर्म स्टार्ट होगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसके टॉपिक से, आर्किटेक्चर व्यू के टॉपिक से आपके MCQs काफ़ी बनते हैं और ये आपका बेसिक कंसेप्ट भी एक यहाँ से स्टार्ट होता है इसका। जब आप इस कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आपको आगे काम करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। सो हम देखते हैं हमारे पास कौन सा टॉपिक है। हमारे पास है आर्किटेक्चर व्यूज़ का। सबसे पहले आपके पास देखें आर्किटेक्चर व्यू क्या है। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हम आर्किटेक्चर के बारे में जान चुके हैं कि किस चीज़ को कहते हैं, कैसे हमने इसको बनाना है। तो देखें, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिफाइन द हाई लेवल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर बाय पुटिंग टुगेदर अ नंबर ऑफ आर्किटेक्चर एलिमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन फैशन। दीज एलिमेंट्स आर चोजन टू सेटिस्फाई द फंक्शनल एज वेल एज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। आप जब एक आर्किटेक्चर डिफाइन करते हो या बनाते हो तो उसमें आपके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें आपके पास क्या होता है, एलिमेंट्स में जो आपके सिस्टम के फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो को है वो पूरा करती है। ठीक है, फंक्शन एंड नॉन फंक्शनल पूरी रिक्वायरमेंट्स को। अब यहाँ पे 2 साइंटिस्ट हैं, आई डोंट नो के इंजीनियर हैं वो कंप्यूटर के, लेकिन जो भी थे उनका नाम है पेरी एंड वुल्फ। इन दोनों ने क्या कहा, इन्होंने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के लिए एक फार्मूला बनाया। जो फार्मूला आपका है एलिमेंट्स, फॉर्म्स एंड रेशनल, ये तीनों चीज़ें उन्होंने आप कह सकते हैं पैरेंथेसिस के अंदर फिक्स कर दिए कि ये आपका फार्मूला है, लेकिन ये बाद में चेंज हुआ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि दिस इज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विच हैव अ सर्टेन फॉर्म। विच हैव अ सर्टेन फॉर्म मीन्स कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर सेट ऑफ एलिमेंट्स है जिसकी एक खास शक्ल होती है। सर्टेन फॉर्म, इसकी एक अलग सी एक शेप होती है, शक्ल कह सकते हैं आप, कुछ वो होती है। ठीक है, इसको क्या किया गया है, इसी एलिमेंट्स को फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया कितने, 3 कैटेगरीज के अंदर। अब आपकी कैटेगरीज के नाम, इनके ये जो 3 कैटेगरीज के मैंने नाम लिए, ये फॉर्मूला जो मैंने बताया, किसने बताया, ये सारे आपका MCQs आपका पार्ट है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर भी फर्दर जो है वो 3 कैटेगरीज बताई गई, जिसमें आपके पास डाटा एलिमेंट है, सेकंड है प्रोसेस एलिमेंट्स है, और थर्ड वन है कनेक्टिंग एलिमेंट्स। यानी 3 एलिमेंट्स को यहाँ पर बयान किया गया। ठीक है, कि आपने बताना है कि इसको 3 कैटेगरीज आपकी बताई गई हैं एलिमेंट्स की, वो जिसको डिवाइड किया गया है डाटा एलिमेंट्स में, प्रोसेसिंग एलिमेंट्स एंड कनेक्टिंग एलिमेंट्स। अब अगर हम बात करें कि भाई ये डाटा एलिमेंट्स क्या होते हैं, या फिर हम प्रोसेसिंग एलिमेंट की बात करें, या फिर कनेक्टिंग की, तो ये क्या चीज़ें हैं। तो देखें, डाटा एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन कंटेंट होती है जो आपने ट्रांसफर करनी होती है सिस्टम में, वो चीज़ होती है। प्रोसेसिंग एलिमेंट कौन से होते हैं, जो आपके फंक्शंस वगैरह को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। कनेक्टिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिसमें डिफरेंट पीसेस, जिसमें लाइक कनेक्ट से आपको पता चल रहा है कि आपने इसमें डिफरेंट जो है पीस ऑफ आर्किटेक्चर टुगेदर किए हैं, एलिमेंट्स के डिफरेंट पीसेस लिए उनको इकट्ठा किया है आपने। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि आपने जहाँ जो आपने काम किया, यानी ये जो डाटा एलिमेंट से, प्रोसेसिंग एलिमेंट से, कनेक्टिंग एलिमेंट से, अब आपने इसको डिफाइन भी किया कि ये कहाँ कौन कौन से एलिमेंट्स है। ठीक है, तो डाटा एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह जिसमें होती है आपके, जो ट्रांसफ़र करते हैं सिस्टम में। उसके अलावा प्रोसेसिंग एलिमेंट्स, डाटा एलिमेंट्स के ही जो प्रोसेसिंग एलिमेंट जो होता है वो डाटा एलिमेंट्स स्पेसिफाई करता है ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस को। एंड कनेक्टिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो कनेक्ट करते हैं डिफरेंट पीस ऑफ आर्किटेक्चर को एक साथ रखते हैं। सो उसके बाद है दीज कैन देमसेल्व्स बी डाटा और प्रोसेसिंग एलिमेंट के, ये खुद भी डाटा प्रोसेसिंग अनासिर हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे खुद भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। आगे देखिए आपके पास है वो फार्मूला जो हमने देखा था स्टार्ट में, उसको फार्मूले को चेंज किया किसने, बोहम ने चेंज किया। अब उसमें उसने क्या डाल दिया, बाकी तो सेम वही है कि एलिमेंट्स, फॉर्म और रैशनल, 7 कांस्टेंट भी ऐड कर दिए। अब हम फार्मूले को थोड़ा चेंज किया, तो बोहम का फार्मूला ये है, ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MCQs में आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ फार्मूलाज के दे दिए जाएंगे और बताया पूछा जाएगा कि बोहम का कौन सा था, या फिर पेरी का कौन सा था, या वुल्फ का। तो इस तरह से आपने उसको करेक्ट फार्मूला को जो है वो बताना है। अब हम पढ़ेंगे कर्चन पर्पस, वो क्या है और इस पे कैसे काम करना है। देखिए, ये जो कर्चन पर्पस है आपने इस तरह से बताना है इसके बारे में कि ये आपने जो कर्चन पर्पस है, इसका एक मॉडल है जिसको हम कर्चन 4+1 का नाम देते हैं। ठीक है, ये एक मॉडल है जिसको हम 4+1 का नाम देते हैं। और इसमें क्या है आपके पास, इस मॉडल में 4 and +1 मीन्स क्या हो गया, आपके पास 5 फेजेस होंगे या 5 व्यूज़ होंगे, जिसमें उन्होंने नाम भी बाकायदा बताया कि इस आर्किटेक्चर के 4+1 मीन्स के इसके 5 व्यूज़ होंगे, और आपके उसका नाम बताए जा रहे हैं कि कौन कौन से व्यूज़ हैं। फर्स्ट वन आपके पास है आर्किटेक्चर व्यू मॉडल, सेकंड है डेवलपमेंट, जो है वो डेवलपमेंट में आपको यहाँ डायग्राम से दिखा देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी आसानी से। ये है लॉजिकल व्यू आपका,
दूसरा है प्रोसेस व्यू, फिर है आपके पास इम्प्लीमेंटेशन व्यू और फिर है डेवलपमेंट व्यू। अब देखिए ये 4 व्यू हैं, साथ क्या है यूज केस व्यू, यानी 5 व्यू के नाम आपने याद रखने हैं। जो 4+1 हमने देखा कि वो क्या है, तो इन 5 व्यूज के नेम हैं। अब हम अगर बारी बारी बात करें हर एक व्यू की कि कौन से व्यू ने क्या काम करना है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास कौन सा व्यू आता है। यहाँ से आप किसी एक को भी जब डिफाइन करना हो तो आप डिफाइन तो कर सकते हैं कि फिजिकल व्यू है, या फिर आप दूसरे को करना चाहते हैं, यानी जो आपके पास इम्प्लीमेंटेशन व्यू है या डेवलपमेंट व्यू है या प्रोसेस व्यू है, जिसको भी आप देखना चाहें इजीली देख सकते हैं। तो देखें सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एज यहाँ से देखें फिजिकल व्यू, डेवलपमेंट व्यू एंड यूज केस व्यू। द लॉजिकल व्यू इज द ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ द डिजाइन, कि लॉजिकल व्यू में आपके पास क्या होता है, उस मॉडल का पूरा डिजाइन होता है। इसी तरह प्रोसेस व्यू क्या करता है, वो साइक्रोनाइजेशन एक्सेप्ट वगैरह को कैप्चर करता है, ठीक है। और फिजिकल व्यू कौन सा है आपके पास, वो मैपिंग का, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो पूरा एस्पेक्ट है आपके पास, ये पूरा सिस्टम है उसका व्यू है। इसी तरह डेवलपमेंट व्यू का क्या मतलब है, उस व्यू ने क्या डिस्क्राइब करना है, उसने स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये सारे आपके व्यूज़ हैं, इनके अपने अपने काम हैं। कहने का मतलब और बताने का मतलब ये है कि आपका ये जो पूरा टॉपिक है, ठीक है, ये सारा टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा। यहाँ से एमसीक्यूज़ पूछ सकते हैं, आपके टॉपिक के नेम जो है वो पूछे जा सकते हैं। अरे टॉपिक के में इम्प्लीमेंटेशन व्यू क्या करता है, लॉजिकल व्यू का क्या काम है, सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास है द मॉडल हैज़ बीन स्लाइटली मॉडिफाइड बाय क्लाइमेट्स, ठीक है। अब अपने इसी व्यू को देखें, इसको थोड़ा चेंज किया गया। यहाँ पर आपके पास कर्टन 4+1 था, और यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर भी आपके पास कर्टन 4+1 आर्किटेक्चर व्यू मॉडल है, क्लाइमेट मॉडिफाई वर्जन। उसमें क्या है आपके पास, देखिए एक व्यू आपके पास हो गया फंक्शनल व्यू, दूसरा है कंक्रेसिव व्यू, चेंज किया गया इसको, ठीक है, फिजिकल व्यू, फिर है डेवलपमेंट व्यू, और उसके बाद सिनेरियो दिया हुआ है और साथ कोड है, ठीक है। तो कोड को देखिए अगर आप गौर से, तो ये कोड जो है वो इस जो असल कर्टन है आपके पास इसका हिस्सा नहीं है, सो इसलिए हम इसको ऐड नहीं करेंगे। ये 4+, ये भी 5 का आपको बनेगा 4+1, यानी 1 2 3 4 एंड 5, और कोड इसका अपना पार्ट नहीं है, सो इसको हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो देखें इन दिस मॉडल द आर्किटेक्चर इज अगेन प्रिपेयर्ड इन एनालाइज फ्रॉम 5 डिफरेंट परस्पेक्टिव्स के अगेन इसको एनालाइज किया गया और बनाया गया। तो इसके 5 परस्पेक्टिव्स हैं, जिनमें से आपके पास क्या है 4 जो है वो मेन व्यूज, फंक्शनल व्यू है एक, कंकेसिव व्यू है, फिजिकल व्यू है एंड डेवलपमेंट व्यू है। तो जैसे हमने इसको डिस्कस किया कि ये सारे व्यूज़ हैं, और साथ ही ये बता दिया कि कोड व्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कर्टन, कोड व्यू तो आपका हिस्सा नहीं है क्योंकि वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, सिस्टम के साथ वो प्रेजेंट नहीं है। सो यहाँ पर ये चीज़ है। उसके बाद है द फंक्शनल व्यू कंप्राइजेस ऑफ वेरियस डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम, के फंक्शनल व्यू का क्या काम है कि वो क्या करता है, वो जो है वो फंक्शंस प्रोवाइड करता है सिस्टम को। सो यहाँ पर आप नेक्स्ट में देखिए डेवलपमेंट व्यू का क्या काम है। डेवलपमेंट व्यू में आपके पास मुख्तलिफ फाइल्स वगैरह हो गई, ठीक है, डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, डायरेक्टरीज होगी, सिस्टम को ये इसमें इंक्लूड है, यानी सिस्टम की डेवलपमेंट के व्यू में ये इंक्लूड है। उसके बाद अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ द कोड, कंपोनेंट ऑफ द कोड है हमारे पास लास्ट में, जो हमारे पास कंपोनेंट ऑफ द कोड है, इसमें लाइक कोड व्यू जिसको हम बोलते हैं, इसमें इसके अंदर क्या होगा, इसमें सारे कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, कोड व्यू के अंदर। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके आ जाएंगे, सारे ऑब्जेक्ट, क्लासेस, प्रोसीजर, फंक्शन, सब सिस्टम लेयर्स, मॉडल्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये अब हम क्या करें, हम इनको बारी बारी देख रहे हैं। अच्छा मैं इसको यहाँ पर इतना डीपली जो है डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि इसको आपको आगे एक टेबल मिलेगा जिसमें आप जो है वो अच्छे से समझ सकोगे। कोड व्यू हमने देखा, इसके बाद हमारे पास कंकेसिव व्यू, इसके अंदर आपके पास क्या है, इसमें आपके पास पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, साथ फिजिकल व्यू है। फिजिकल व्यू के अंदर आपके पास क्या है कि इसमें सिस्टम जो है फिजिकली डेवलप होता है, और फाइनली आपने के पास तीनों सिनेरियोज जो है वो सामने रख दिए गए कि किस तरह से होते हैं। अब ये जो टेबल है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एमसीक्यूज, फॉर योर शॉर्ट टॉपिक्स आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपको ये सारे फंक्शनल व्यू, कोड व्यू, डेवलपमेंट व्यू, फिजिकल व्यू एंड कंकेसिव व्यू सारे आपके व्यूज साइड पे रख दिए गए, साथ उसके कंपोनेंट्स अलग से मेंशन है, उसके यूज़र और उसके रिलेशनल जो है वो अलग से डिस्कस किए हुए हैं। सो जब आप इस टेबल को समझोगे, इसको याद कर लोगे, तो आपके लिए जो है वो मज़ीद इसको समझाना तो मेरे ख्याल से इसमें समझाने वाली और कोई चीज़ नहीं है। आप इस टेबल को याद कर लें अच्छे से कि इसके जो है वो कौन कौन से यूज़र्स हैं, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो आपने ये टेबल जब आपका कवर हो जाएगा तो आपके एमसीक्यूज जो है वो एटलीस्ट अच्छे से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हेरारिकल व्यू। हेरारिकल व्यू को हम देखेंगे कि हेरारिकल व्यू कौन सा है, इसको मैं स्किप कर रही हूँ, इसको देख लें क्योंकि ये आप इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए। बाकी अगर आप लोग इसको रीड करना चाहें तो वेल एंड गुड, इसको देख सकते हैं आप अपने हैंडआउट से।
अब देखिए हायरार्किकल व्यू आपके पास है। हायरार्किकल असल में दर्जाबंदी को कहते हैं। अब हायरार्किकल व्यू का जो टॉपिक है, इसके अंदर आपके पास 5 व्यू डिस्कस हुए हैं। ये इस छोटे से टॉपिक में अंदर आपके पास 5 जो है वो व्यूज डिस्कस हुए हैं। आपने पांचों के नाम जो है वो याद रखने हैं और किस किस का क्या मकसद है उसको याद रखना है। तो देखिए आपके पास फर्स्ट व्यू है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से नजर आए। तो देखिए आपके पास पहला व्यू है फंक्शनल व्यू, ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि सब फंक्शन को कंटेंस करना। इसी तरह दूसरा व्यू आपके पास है डेवलपमेंट व्यू, जिसका काम क्या करते हैं, फाइल्स और डायरेक्टरीज वगैरह को देखना। कोड व्यू है थर्ड वन आपके पास, इसका काम क्या होता है, सब मॉडल सब सिस्टम वगैरह को देखना, ठीक है। कंक्रेसी व्यू है, ये क्या करता है, ये फर्दर सब डिवाइड करता है थ्रेड्स को। और फाइनली आपके पास फिजिकल व्यू है, जिसके में आपके पास क्या आता है कि क्लस्टर व्यू कंटेन कंप्यूटर विच कंटेन प्रोसेसर। तो देखिए आपके पास हायरार्किकल व्यू के अंदर 5 व्यू और हैं जिनको आपने याद रखना है और ये बताना है कि एवरी व्यू इज अ पोटेंशियली हायरार्किकल, ठीक है। एवरी व्यू इज अ पोटेंशियली हायरार्किकल ही है। और साथ आपने बताना है कि 5 व्यू हैं, उनके ये काम हैं और ये नेम हैं। सो यहाँ पर ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखें आर्किटेक्चर स्टाइल। अब स्टाइल किसको बोलते हैं, एक अंदाज होता है आर्टिस्ट स्टाइल। अब अंदाज में क्या इन्होंने बताया कि आर्किटेक्चर का जो पहले लाइन देखिए आप, तो यहाँ पे बताया कि द आर्किटेक्चर मॉडल ऑफ द सिस्टम में कन्फर्म टू जेनेरिक आर्किटेक्चर मॉडल। जेनेरिक किसको बोलते हैं, आम सा आर्किटेक्चर मॉडल होता है, ठीक है। और स्टाइल उसको कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो समझने वाली या देखने वाली चीज़ है वो क्या है, वो यहाँ पर बताया कि ईच स्टाइल डिस्क्राइब अ सिस्टम कैटेगरी दा, कि आपका जो हर स्टाइल है उसमें ये चीज़ें होना जरूरी है सिस्टम के अंदर, ठीक है। उसमें क्या है, सेट ऑफ कंपोनेंट्स होने चाहिए, ठीक है। सेट ऑफ कनेक्टर्स होने चाहिए। कनेक्टर्स किसको बोलते हैं, कनेक्ट करना यानी कम्युनिकेशन करना किसी चीज़ को। सेट ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट किसको कहते हैं, छोटे छोटे हिस्से जो होते हैं उनका, जिसमें आपके पास जो है आप कह सकते हैं फंक्शन जो आपके सिस्टम में रिक्वायर्ड होते हैं या जो काम करते हैं उनको। फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट्स कहते हैं रुकावटें वगैरह जो आ जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सेमेंटिक मॉडल जो है वो, ये 4 आप, ये 3 हैं लेकिन ये साथ ये भी है ऐड, इसको भी आप ऐड कर लें। तो ये क्या है आपके पास, ये आपको एक जो है आर्किटेक्चर स्टाइल्स में आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। उसमें जो है सिस्टम इन चीज़ों को डिफाइन करता है। उसमें यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 23 जो है वो एंड होता है और लेक्चर नंबर 24 जो है वो स्टार्ट होता है। अब लेक्चर नंबर 24 देखें, आर्किटेक्चर मॉडल हैं कि आर्किटेक्चर क्या होता है। तो आप याद रखना कि आर्किटेक्चर मॉडल के अंदर, अब इस टॉपिक के अंदर आपके पास 2 मॉडल आ रहे हैं, ठीक है। कौन से मॉडल आ रहे हैं, एक स्टैटिक स्ट्रक्चर आ रहा है, दूसरा डायनामिक प्रोसेस आ रहा है, ठीक है। 2 तरीके आ रहे हैं, दोनों के नाम याद रखने आपने, आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टैटिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि स्टैटिक स्ट्रक्चर मॉडल शो द मेजर सिस्टम कंपोनेंट्स, इसका काम क्या हो। वाइल डायनेमिक प्रोसेस मॉडल शो द प्रोसेस स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। तो देखिए आपकी छोटी छोटी डेफिनेशन है दोनों, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है और समझना है कि ये क्या चीज़ है और कैसे। यानी आर्किटेक्चर मॉडल के अंदर आपके पास 2 टाइप्स के मॉडल्स और यूज़ हो रही हैं, एक स्टैटिक स्ट्रक्चर मॉडल है, दूसरा डायनेमिक प्रोसेस मॉडल है। दोनों के अपने अपने एक मेजर सिस्टम कंपोनेंट कंट्रोल करता है, दूसरे का काम क्या है कि उसने स्ट्रक्चर को यानी जो प्रोसेस करना है स्ट्रक्चर को सिस्टम के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है आर्किटेक्चर स्टाइल। आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है अब आपके पास, तो देखिए ये एक खास पैटर्न होता है, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं आर्किटेक्चर स्टाइल में बी बेस्ड अपॉन अ सर्टेन पैटर्न ऑफ द मॉडल। एक खास पैटर्न जो होता है ये होता है आर्किटेक्चर स्टाइल का एक खास पैटर्न होता है। इसमें आपने क्या करना है कि अमॉन्ग द मेनी स्टाइल्स द मोस्ट कॉमनली जो स्टाइल्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन से हैं। तो उसमें कौन से आपके पास आ रहे हैं, 1 2 3 4 स्टाइल्स हैं, ठीक है। इनको देखिएगा गौर से, 4 स्टाइल्स के नेम आने चाहिए आपको और स्टाइल्स कितने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि आर्किटेक्चर स्टाइल्स कितने हैं। सो इसमें देखें आपके पास पहला है डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, लेयर और रेफरेंस आर्किटेक्चर्स, ठीक है। आपके पास 4 आर्किटेक्चर्स को बयान किया गया है बारी बारी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। अगर आपका इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर होता है तो आपका ये लेक्चर कवर हो जाता है इसी में। तो अब देखें पहला हमारे पास है डेटा सेंटर्ड जो आपके पास आर्किटेक्चर है उसमें क्या है। तो देखें यहाँ पर उन्होंने बताया कि डेटा सेंटर्स जो आर्किटेक्चर है इसके लिए आप ये क्या करता है, इसका काम होता है एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड डाटा। इसका काम क्या है, एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन एंड डाटा को। इसके लिए वो 2 तरीके यूज़ करता है, ठीक है। 2 तरीके कौन से हैं आपने बताना है कि दिस में बी डन इन 2 वेज, 2 मेथड से करता है। सेंट्रल डाटा का क्या काम है, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और डाटा को करता है, एक्सचेंज डाटा और इन्फॉर्मेशन करता है। साथ कौन से तरीकों से करता है, उसने 2 तरीके बताए हैं। अब जो ये जो 2 तरीके हैं ये आपको इमेज की फॉर्म में भी समझा दूंगी, लेकिन उससे पहले आप इसको यहाँ पर भी फोकस करें कि यहाँ पर देखिए उसने क्या कहा कि शेयर डाटा इज हेल्ड एज अ सेंट्रल डाटाबेस और रिस्पॉजिटरी एंड मे बी एक्सेस्ड बाय ऑल सब सिस्टम।
कि इसमें क्या होता है कि आपका जो शेयर डाटा है जो आपने शेयर करना है उसको मिडल में रख दिया जाता है, ठीक है, मिड में होता है, और वहाँ सेंटर मीन मिड में होता है, और वहाँ से आगे क्या होता है उसके बाकी जो तमाम हिस्से वहाँ पे आके इससे रसाई हासिल करते हैं, यानी जो सब सिस्टम है ना वो सेंट्रल से आकर अपने डाटा को लेते हैं। सो पहली बात ये बताई। दूसरी बात क्या बताई कि ईच सब सिस्टम मेंटेन इट्स ओन डेटाबेस एंड पासिस डाटा एक्सप्लिसिटली टू अदर सब सिस्टम, कि हर जो सब सिस्टम है वो क्या करता है अपना डेटाबेस जो है वो बरकरार रखता है और डाटा को वाज़िया तौर पर क्या करता है दूसरे सिस्टम तक पहुंचाता है। ये इन दोनों के काम है। तो अब देखें इस मॉडल को, अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, सेंट्रल डाटा रिस्पोजिटरी ये है आपके पास, जिसकी अभी हमने बात की कि ये मिडल में होता है, सेंट्रल में होता है, और इसका क्या काम होता है कि सारे क्लाइंट जो है वो यहाँ से सॉफ्टवेयर को ले रहे हैं, यानी सेंट्रल में आकर इस चीज़ से अपने डाटा को पिक करना है, ठीक है, यहाँ से डाटा सारा सेंट्रल से शेयर होता है। सो देखें इससे इस मॉडल से या इस पिक्चर से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ये दोनों जो बातें इन्होंने की थी तो कैसे वो यहाँ पर आपको नज़र आ गई हैं सारी। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है रिस्पायरेटरी मॉडल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यही मॉडल है आपके पास। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, आप इसको देख कर भी बता सकते हैं कि अगर आपने लार्ज अमाउंट में डाटा को शेयर करना हो तो बहुत आसान होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, आपने यहाँ पर मिड में है आपके पास और सारे क्लाइंट जो है सॉफ्टवेयर बाकी वो जो है वहाँ से ले, तो इसका मतलब क्या है कि एक लार्ज अमाउंट में यानी बड़ी मिकदार में आप डाटा शेयर करने का ये एक मौसर तरीका है, आप कह सकते हैं बेहतरीन तरीका है। फिर अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की कि नुकसान क्या है, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ़ नुकसानात भी हैं, यानी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस में हैं। कि सबसे पहली बात तो ये कि सब सिस्टम जो हैं इसके ये वाले सारे से सब सिस्टम जिनको हम बोलते हैं इनको कहाँ पर एग्री करना होगा, इनको हर हाल में इसके साथ एग्री करना होगा, अदरवाइज़ काम नहीं होगा, यानी हर सब सिस्टम को यहाँ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्या है, ये इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट और सर्वर का मॉडल, ठीक है, क्लाइंट क्या है और सर्वर क्या है, क्लाइंट किसको कहते हैं, सर्वर किसको कहते हैं, इसके लिए भी इन्होंने एक डायग्राम दी है, हम इसकी मदद से इसको देख लेते हैं, फिर हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है ये आपके पास जो सारे हैं S2 S1 S3 ये क्या है आपके पास सर्वर हैं सारे, और क्लाइंट्स देखें आप तो ये आपके पास क्लाइंट है, यानी ओवल की शेप में जो आपके पास है वो सारे क्या हैं एक क्लाइंट्स हैं, और रेक्टेंगल के फॉर्म में जो है वो आपके पास सर्वर हैं। अब इनका क्या काम करना है और ये क्या जाहिर करते हैं, देखें जो आपके पास ये जो लाइंस है ये क्या है, ये आपके पास नेटवर्क हैं, ये क्या करते हैं क्लाइंट और नेटवर्क को जो है वो एक दूसरे सर्वर और क्लाइंट जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसकी मदद से जुड़े हुए हैं, इन नेटवर्क की मदद से होते हैं, यानी ये डाटा और प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ अज्जा में इनको तकसीम किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इनको यहाँ से इन लाइन्स की मदद से क्या करते हैं, ये डाटा को जो है वो एक दूसरे के साथ नेटवर्क के जरिए जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को डाटा देना लेना। अब जो क्लाइंट है उसको सर्वर की रसाई की ज़रूरत के लिए क्लाइंट को जो है वो सर्वर के लिए जानना ज़रूरी होता है। मीन्स के अगर एक क्लाइंट है तो जब वो डाटा लेगा तो उसके लिए क्या होगा, सर्वर को जानना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर ज़रूरी नहीं है आपके सर्वर जो है वो भी क्लाइंट को जाने, ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है। यानी सर्वर जो है वो क्लाइंट तक रसाई नहीं हासिल करता और ना ही उसको ये जानना ज़रूरी होता है कि वो सर्वर कौन सा है कौन सा नहीं है। इसी तरह जो क्लाइंट होता है उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो कौन से सर्वर के साथ कनेक्टेड है, कौन से सर्वर ने इसको क्या फैसिलिटीज़ देनी है। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो डायग्राम है इसमें भी उन्होंने ये बताया कि क्लाइंट सर्वर मॉडल ट्राइज टू डिस्ट्रीब्यूट डाटा एंड प्रोसेसिंग, उसका काम डाटा एंड प्रोसेसिंग का होता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मॉडल विच शो हाउ डाटा एंड प्रोसेसिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अ रेंज ऑफ कंपोनेंट्स। वही बात है कि वो बता रहा है कि कैसे उसने डाटा को जो है वो शेयर करना है और कैसे काम करना है। सो यहाँ पर हमारे ये टॉपिक कवर होता है जिसमें आपके पास जस्ट क्लाइंट का काम बताया हुआ और सर्वर का बताया हुआ, ठीक है। ज़्यादा इसमें डीपली जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ना ही इतना इसमें कुछ डीपली है कि आपको समझाया जाए बताया जाए। फिर आगे आपके पास देखें तो टॉपिक है क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं जिनमें आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं। उसमें आपके पास जो है वो सब सिस्टम आ जाते हैं, एप्लीकेशन सिस्टम, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम आ जाती है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स आ गए। अब देखिए नेक्स्ट है प्रेजेंटेटिव क्लाइंट सर्वर जो सिस्टम है उसके अंदर क्या है आपके पास जो कुछ फॉलोइंग आपके पास टाइप्स दी हुई हैं क्लाइंट और सर्वर की, कि ये क्या क्या काम करते हैं, किस किस्म के इनके से काम होते हैं क्लाइंट और सर्वर। जो हमने ये मॉडल देखा कि इसके अंदर इनके क्या क्या काम होते हैं, तो इनके अंदर क्या काम होंगे, या तो वो फाइल शेयर करेंगे या फिर डेटाबेस सर्विस या कुछ ऐसा ही काम होगा। तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने वेरी सिंपल आपके पॉइंट्स बनाकर आपको बता दिया कि फाइल सर्विसेज क्या होते हैं, कि इस केस में क्या होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट किसको करता है, सिलेक्टेड रिकॉर्ड फ्रॉम अ फाइल। क्लाइंट जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि मैंने जो फाइल में से रिकॉर्ड सेलेक्ट किया है इसको जो है वो मुझे
दे दो। इसी तरह डेटाबेस सर्विस में क्या होता है, यहाँ पे भी क्लाइंट रिक्वेस्ट किसको सेंड करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, सच एज एसक्यूएल क्यूरीज की मदद से, क्योंकि डेटाबेस है ना, तो क्यूरीज का भी कुछ आ गया इसमें कि क्यूरीज की हेल्प से डेटाबेस सर्वर से आपके जो है वो काम जो है वो हो जाएगा। इसी तरह ट्रांजेक्शन सर्वर वगैरह और ग्रुप वेयर, यानी ये 4 नाम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्लाइंट और सर्वर के मिड जो है वो सिस्टम के प्रेजेंट जो टाइप्स हैं वो ये हैं, ठीक है, 4 टाइप्स हैं और हर टाइप का अपना अपना काम है, ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। फिर आपके पास है क्लाइंट सर्वर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि हम आसानी से जो है वो इसमें रसाई जो है वो सिस्टम तक हासिल कर सकते हैं। नए सर्विसेज को हम इसमें ऐड कर सकते हैं, सिस्टम के अंदर नए सर्विसेज को ऐड करना चाहे तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में अगर देखें तो हमारे लिए ये जानना मुश्किल होता है कि कौन सा सर्वर जो है वो कौन सी खिदमत दे रहा है, ठीक है, मुश्किल है ना, सर्वर का नहीं पता चल रहा कि कौन सा सर्वर जो है वो कौन सी खिदमत आपको दे रहा है और कौन सी नहीं दे रहा। फिर उसके बाद आप इसमें देखें कि रिप्रेजेंटेटिव क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कैसे की गई, तो वेरी सिंपल के 2 तरीके से की गई, एक थिन क्लाइंट मॉडल है और दूसरा फैट क्लाइंट मॉडल है। सो 2 तरह से आपने नाम याद रखने हैं कि कौन से क्लाइंट मॉडल्स हैं। फिर हमारे पास स्टार्ट हो रहा है लेक्चर नंबर 25, जिसमें हमारे पास क्या है, ज़ीरो इंस्टॉल्ड। अब ज़ीरो इंस्टॉल आपके नाम से पता चल रहा है कि ज़ीरो है, तो इट्स मीन के क्लाइंट की तरफ से जब कुछ भी ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ज़ीरो इंस्टॉल कहेंगे। यानी क्लाइंट की तरफ से कुछ भी इंस्टॉल ना हो तो हम इसको ज़ीरो इंस्टॉल बोलेंगे। या फिर ये भी बताया गया कि ज़ीरो की तरफ क्लाइंट की तरफ से कुछ थोड़ा सा यानी लिटल प्रोसेसिंग हो, कुछ थोड़ी सी प्रोसेसिंग हो क्लाइंट साइड से, तो हम उसको भी क्या कहेंगे, ज़ीरो इंस्टॉल ही कह सकते हैं, ठीक है। तो ज़ीरो इंस्टॉल आपको नाम से पता चलना है। इसमें आपके पास एन टायर आर्किटेक्चर आ जाता है और 3 टायर आर्किटेक्चर आ जाते हैं, जिसमें एन टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि ये फैट और जो आपके पास थिन क्लाइंट आपने पढ़े थे, इनका जो मिडिल रास्ता होता है या मिडिल वे आप कह सकते हैं, उसको तलाश करने के लिए एन टायर आर्किटेक्चर का यूज़ होता है। और इस तरह 3 टायर आर्किटेक्चर में आपके पास क्या होता है, ये भी एक आर्किटेक्चर है, यानी एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास 3 टायर आर्किटेक्चर बताया गया, जिसमें आपके पास प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए HTTP इंटरेक्शन हुई है किस तरह से, और फिर वो डाटा लेता है क्लाइंट से और क्या करता है आगे, जो सर्वर के पास जाता है यानी मेन सिस्टम के पास जाता है, फिर वहाँ से SQL क्वेरीज है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि एन टायर आर्किटेक्चर जनरलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 टायर। एन टायर आर्किटेक्चर क्या करता है, वो जनरलाइज कंसेप्ट किसका करता है, 3 टायर आर्किटेक्चर का। इन दिस केस द सिस्टम आर्किटेक्चर मे हैव मोर देन 3 लेयर्स, यानी इस सिस्टम में क्या हो सकती है, 3 से ज़्यादा लेयर्स भी हो सकती हैं। एंटायर का क्या काम है, एंटायर का काम है कि वो थिन क्लाइंट और फैट क्लाइंट के मिडिल का जो है वो मिडिल ग्राउंड या मिडिल वे जो है वो फाइंड करता है, ठीक है। और 3 टायर का आपको इमेज दिखा दी गई है और इसका क्या काम है। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा फ्लो और पाइप्स एंड फिल्टर आर्किटेक्चर, डाटा फ्लो और पाइप्स एंड फिल्टर आर्किटेक्चर्स। अच्छा, ये सारी थ्योरीज है ना, मैं आपको इस डायग्राम की मदद से बता देती हूँ कि क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये एरो है, इन एरो को क्या कहते हैं, इनके ज़रिए हमारी मालूमात जो है या इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या करती है, फ्लो करती है। अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन जा रही है, इसके पास 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सारी क्या है आपके पास मालूमात आप कह सकते हैं। या अब जो ये फिल्टर को आपस में जोड़ रहे हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन जा रही है ये किसकी मदद से जा रही है, इनको हम पाइप्स बोलेंगे। ये पाइप्स की मदद से जो है ये जा रही है, ठीक है। ये प्रोसेसिंग स्टेप आपको कैसे फिल्टर करते हैं, फिल्टर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फिल्टर लिखा हुआ है ना, ये आपके प्रोसेसिंग स्टेप है, ठीक है। प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पे भी प्रोसेसिंग हो रही है, जिनको नाम फिल्टर का दे दिया गया। और ये आपके पास पाइप्स की मदद से सारी इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ जा रही है। अब इनका क्या है, इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि हर जो स्टेप है यानी हर फिल्टर दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आज़ादाना तौर पर काम कर रहे हैं। किसी को कोई ज़रूरत नहीं है कि फ़िल्टर 2 को फ़िल्टर 3 से कोई ज़रूरत नहीं है, फ़िल्टर 3 को 2 से, यानी अपने अपने इंडिपेंडेंटली अपना वर्क जो है वो सारे करें, किसी को दूसरे की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ रही। सो यहाँ पर पाइप्स क्या है, फिल्टर्स क्या है, फिल्टर आपको पता होना चाहिए, प्रोसेसिंग स्टेप हो जिनको हम फिल्टर कहते हैं। और ये जो पाइप्स हैं ये आपको बता दी गई हैं, ये वाले जो पाइप्स हैं इनका काम क्या है, इनके ज़रिए हमारी मालूमात जो है एक फ़िल्टर से दूसरे फ़िल्टर की तरफ जाती है, ठीक है। ये एक सिंगल सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस भी आप कह सकते हैं इसको, ये सिंगल प्रोसेसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने डिस्कस किया वो यही है, जब आप इसको स्टडी करेंगे, रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, दिस इज यूज टू इनपुट डाटा एंड प्रोसेसिंग थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन desired output. It is also known as pipes and filter architecture where each processing step is called a filter. जो हर प्रोसेसिंग स्टेप है उसको हम क्या कहते हैं, फिल्टर बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। और कनेक्टिंग लिंक फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर इज कॉल्ड द पाइप। ये जो लिंक है इसको एक कनेक्शन से दूसरी की तरफ जो गई है इसको हम पाइप कहते हैं। सो वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको बता दी है डायग्राम की मदद से। सो यहाँ पर यही चीज़ डिस्कस हुई है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है लेयर्ड आर्किटेक्चर। अब लेयर्ड देखिए, लेयर्ड आर्किटेक्चर भी आपको इस डायग्राम की मदद से देख लेंगे
ये वाली जो डायग्राम है आपके पास, ये क्या है, ये मशीन और हार्डवेयर के जो है वो बहुत ज़्यादा करीब होती है इसकी जो कोर लेयर है, ठीक है, जिसको हम इनर लेयर भी कह सकते हैं, कोर लेयर है, ठीक है। लेयर्ड का मतलब क्या हुआ कि आपने तय लगा दी, एक तय लगा दी, दूसरी तय लगा दी, तीसरी तय लगा दी। तो इसी तरह इसमें कितनी लेयर्स हैं, 4 लेयर्स हैं आपके पास। एक है कोर लेयर, ठीक है, ये वाली, दूसरी है यूटिलिटी लेयर, तीसरी है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर को हम दरख्वास्त जिसमें हम करते हैं, ठीक है। फिर यूज़र इंटरफेस लेयर, जहाँ पे यूज़र का इंटरफेस है, वो ये लेयर है लास्ट वन। अब इनमें क्या है कि ये जो फर्स्ट वन लेयर है ना, कोर लेयर, इसका जो है ये मशीन या आप कह सकते हैं हार्डवेयर उसके बहुत ज़्यादा करीब होती है, ठीक है, ये जो कोर लेयर है। और बैरूनी जो आपकी इस बाहर वाली तय है, उसको लिए क्या होता है कि बैरूनी जो तय होती है उसके लिए अंदरूनी तय का जानना कोई ज़रूरी बहुत ज़्यादा होता है। यानी ये जो है ना, ये यूटिलिटी लेयर, उसका कोर लेयर से कनेक्शन होगा, वो इसके बारे में जानेगी। अगर अंदरूनी तय पर कोई, यानी ये वाली जो तब्दीली है अंदरूनी तय, ठीक है, इस पर अगर कोई तब्दीली होगी या इसमें हम कोई चेंजिंग करेंगे, तो जब तक इंटरफेस चेंज नहीं होगा तब तक बाहर वाली जो तय है वो मुतासिर नहीं होगी आपकी, ठीक है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी इस तय के इंटरफेस पे जब तक असर नहीं हुआ तब तक, यानी बाहर वाले को, अब ये यूज़र इंटरफेस है ना, इसको इससे कोई कनेक्शन नहीं है कोर लेयर से, ठीक है, अपने अपने सबके काम हैं। सो हम यहाँ पर इसको देख भी लेते हैं कि लेयर इसमें क्या है। इन्होंने बताया कि लेयर आर्किटेक्चर हैज़ मेनी डिफरेंट लेयर्स हैं उसकी, हमने देखी कि उसकी लेयर्स हैं। वन टिपिकल एग्जांपल ऑफ लेयर आर्किटेक्चर इज ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर डिफरेंट लेयर्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज फंक्शनैलिटी एंड द इनर लेयर्स आर क्लोजर टू द मशीन हार्डवेयर। अब देख लें, वही बात आ रही है कि इनर लेयर किसके क्लोज है, मशीन और हार्डवेयर के क्लोज हैं। एंड देन द आउटर लेयर्स के बामुकाबला आउटर लेयर्स यानी उनसे ज़्यादा ये है वो करीब है। इन दिस वे ईच लेयर आइसोलेटेड द आउटर लेयर फ्रॉम इनर कम्प्लेक्सिटी। In order to work properly, the outer layer only needs to know the interface provided by the inner layer। यानी outer layer को सिर्फ अपने साथ connected inner का जो है वो चाहिए होता है, और उसके अलावा अगर कोई चेंजिंग आएगी भी, यानी inner layer में कोई तब्दीली हो भी गई है, तो जब तक इंटरफेस तब्दील नहीं होता तब तक जो है वो आपकी लेयर्स जो है वो आप कह सकते हैं इम्प्रेस नहीं होती, मुतासिर नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये इनर लेयर का जो कंसेप्ट है, इसको देख लीजिएगा कितनी लेयर्स हैं और किस तरह से काम करती है, बस यहाँ पर यही चीज़ है। फिर आपके पास रेफरेंस आर्किटेक्चर है। रेफरेंस आर्किटेक्चर की सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो बताई हुई है OSI मॉडल की। OSI मॉडल क्या है, उसमें भी विद द हेल्प ऑफ लेयर्स काम होता है, ठीक है। फिजिकल लेयर होती है, डाटा लिंक लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ये सारी चीज़ें, बस इसमें इतना ही है। बाकी आप इसकी स्टडी ज़रूर कीजिएगा, कंसेप्ट आपका मज़ीद अच्छा होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है पार्शन द आर्किटेक्चर। पार्शन का मतलब क्या होता है कि हिस्से बनाना या तकसीम करना अपने चीज़ों को। अब आर्किटेक्चर को आप तकसीम करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हम इसको पार्शन क्यों करते हैं, उसके हिस्से क्यों बनाते हैं, तो हिस्से इसलिए हम बनाते हैं कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो, इसको हम आसानी से जो है वो सिस्टम को मेंटेन कर सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जो है वो डिफरेंट जो है वो आप कह सकते हैं टुकड़ों में या तकसीम कर देते हैं, हिस्से बना देते हैं, पार्शन 1 कर देते हैं, पार्शन 2 तीसरा पार्शन होता है इसका, ठीक है। तो इस तरह जितने भी इसके मज़ीद हम छोटे छोटे पोर्शन भी अगर बनाए ना, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, तकसीम ही हम उसको कहेंगे। पार्शनेटिंग ऑफ आर्किटेक्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपका एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम इसको तकसीम करते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में। आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया भी गया है। और याद रखना कि पार्शन जो आपने है, जो आप पार्शनेटिंग कर रहे हैं आप आर्किटेक्चर की, वो हॉरिजेंटल भी हो सकती है और साथ वर्टिकल भी हो सकती है। क्योंकि आप यहाँ पर देखें ना, ये सारा जो आपका हिस्सा है ये क्या है, जो वर्टिकल आपका है, और इस तरह ये हॉरिजेंटल आपके जो है वो पार्शन की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आप पार्शन जो है वो किसी भी तरह से कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि इस जो पार्शन क्या है, इसको एक दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं, फैक्टरिंग का नाम भी कह सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर यही डिस्कस है। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है एनालाइजिंग आर्किटेक्चर डिज़ाइन। एनालाइज करने के लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि आपने एनालाइज करने का मतलब होता है तज्जिया करना, किसी चीज़ का तज्जिया करना। कैसे एनालाइज करोगे डिज़ाइन को, आर्किटेक्चर डिज़ाइन को, तो उसमें आपने बताना है कि कलेक्ट करना है सिनेरियो आपने, फिर आपने रिक्वायरमेंट्स होंगी आपके पास, कंस्ट्रेंट इन्वायरमेंट होगी, डिस्क्राइब आर्किटेक्चर स्टाइल्स पैटर्न्स, और ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसकी मदद से आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे। सो यहाँ पर इन एनालाइजिंग के कुछ जो स्टेप बताए हुए इनको आप लोग देख लीजिएगा। बस यहाँ तक आपका लेक्चर जो है 25 जो है वो कवर हो रहा है। बाकी हम इंशाल्लाह देखेंगे लेक्चर नंबर 26, 27 एंड 28 को एक साथ ही।